हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल और स्वागत है आपका ट्रेंडिंग एग्ज़ाम चैनल पर, जिसमें हम आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू, जिसमें हम लाए हैं घटना चक्र की सीरीज़। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि पॉलिटी, जिसे हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू कंप्लीट करेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ा जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट 1858 से 1947 तक है, जिसमें हम ब्रिटिश ताज के द्वारा बनाए गए अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा भारतीयों को परिषद में बजट पर बहस करने की शक्तियां प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने के लिए अधिकार दिए गए और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही विधान परिषदों में प्रश्न पूछने के अधिकार शामिल थे, लेकिन इसके लिए 6 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाना जरूरी था। उसी के आधार पर प्रश्न पूछने भी थे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी, जिसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे और मतदान का अधिकार भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इनमें से किस अधिनियम के द्वारा की गई? यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हुआ। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे, इसलिए ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि उनमें 1935 ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसमें पूछा है कि किस साल भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन यानी कि सेंटर में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन
व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। इस 1935 के अधिनियम में क्या किया गया था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन थे वो समाप्त कर दिए गए थे और केंद्र में द्वैध शासन था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसे 1935 में समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें फर्स्ट रिजर्व्ड था और सेकंड हस्तांतरित विषय। कुछ रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे और कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था और 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं यहाँ पर, उसे पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। सेकंड, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। थर्ड, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्तियों का हस्तांतरण करना। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है, इसलिए ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत में भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था और इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया, इसलिए इसे मोंटेग्यू एवं चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक भाग आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय थे उन्हें प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि जो हस्तांतरित विषय थे उनका उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसमें संघीय एवं विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में कर दिया गया था। 1919 में अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित भी किया गया, मतलब इनके लिए आगे बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसमें ये पूछा है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीय विधान पालिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। 1919 के
भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, जिसमें ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे और दूसरा यह निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली प्रथम अवधि बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित होने थे तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु यानी कि इसे जारी रखने के लिए बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 सदस्य निर्वाचित तथा बचे हुए 27 मनोनीत होने का प्रावधान था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या पहले से बढ़ाकर 143 कर दी गई थी, जो पहले 102 थी। फिर 145, जिसमें पहले 104 और अब 141 प्लस कर दी गई थी। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते हैं, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या शामिल कर दी गई। उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था, मतलब इनमें से किस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाई गई थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1919 एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, कि इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से किस एक्ट के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे पूछा गया है कि केंद्रीय विधानसभा के इनमें से किसके द्वारा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। यहाँ पर हमें 3 ईयर दिए गए हैं, ए 1926 के द्वारा, बी 1937 के द्वारा, सी 1945 के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए और सी, यानी कि 1926 और 1945 के द्वारा, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रश्नगत वर्षों में से प्रश्नगत जो ऊपर पूछे गए हैं वर्षों में से 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त है। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से किस अधिनियम में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है,
1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया गया था और यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, इन सभी की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा है कि इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था कि कुछ संघीय विषय होंगे, कुछ राज्य विषय होंगे और कुछ संवर्ती जो दोनों के होंगे। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी विशेषता 1935 की भारत सरकार अधिनियम की एक मुख्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए जाते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो बचे हुए विषय हैं वो प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए जाते हैं। यह बात 1935 के भारत सरकार अधिनियम में नहीं बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे पूछा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान इनमें से किस अधिनियम में शामिल है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों यानी कि जो बची हुई शक्तियां हैं किसको दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो बची हुई शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से
कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में जो स्वीकार किया गया था लेकिन वो महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इनमें से कौन सा वह अवयव है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, देश के लिए लिखित संविधान। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में लिखित संविधान की बात नहीं कही गई थी। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था और अन्य 3 विकल्प जो ऊपर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें पूछा है कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। जो हमारा भारतीय संविधान है यह उसका एक मुख्य स्रोत है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की बहुत सी बातें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुछ ऐसी बातें कही गई थी जो हमने अपने भारतीय संविधान में ग्रहित की थी। उनमें से कुछ बातें हैं। फर्स्ट, संघात्मक सरकार की स्थापना। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। थर्ड, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्तता शासन की स्थापना। फोर्थ, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। फिफ्थ, प्रांतीय शासन व्यवस्था। सिक्स्थ, प्रांतीय विधानमंडल। सेवन्थ, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन होना। तथा 8, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। ये सभी बातें हमने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित यानी कि इन एक्ट में से किस एक्ट के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनके अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।